क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा, जहां पर आप लोगों ने कम्यूटेटर के ऊपर, हर्मिटिसिटी के ऊपर और आइगन वैल्यू इक्वेशन के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। फिर आपने देखा कि कैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी को निकालते हो, कैसे आप लोग अपने फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हो और कैसे आप लोग एवरेज वैल्यूज को डिटरमाइन करते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन है। पार्टिकल इनबॉक्स गिवन है, हाइड्रोजन एटम गिवन है, रिजिडोटर गिवन है और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है, जिनकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी तक आप लोग चारों की चारों मॉडल्स को पढ़ चुके हो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं CSIR नेट एग्जाम के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर। टनलिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है आपकी पोटेंशियल बैरियर की, यानी कि उसी के अंदर ही आप लोग टनलिंग को पढ़ते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 41 of quantum chemistry। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आने लग गए हैं। आप CSIR नेट एग्जाम के अंदर भी और गेट एग्जाम के अंदर भी। IIT जैम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जितने मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, चाहे वो आपका पार्टिकल इनबॉक्स हो, आपका SHO हो, आपका रिजिडोटर हो, या फिर आपका रोटेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आपका हाइड्रोजन एटम हो, तो वो सारे मॉडल्स की आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए अगर आप लोग IIT जैम की तैयारी कर रहे हो। और CSIR नेट के लिए और गेट एग्जाम के लिए आपको सारा कुछ डिटेल में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे जो आप लोग देखने वाले हो आपके एग्जाम के अंदर। तो पोटेंशियल बैरियर को डायरेक्टली डीप में जाने से पहले समझने वाले हैं कि आखिर पोटेंशियल बैरियर वर्ड से आप लोग क्या समझ सकते हो। तो यहां पर आपके पास 2 वर्ड है, एक पोटेंशियल है, एक आपके पास यहां पर क्या है, बैरियर है। तो पोटेंशियल को अभी भूल जाते हैं, पहले समझते हैं कि आखिर बैरियर क्या होता है। तो बैरियर वर्ड का बेसिक मतलब आपके पास यहां पर क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल होता है। अब यहां पर ऑब्स्टेकल अचानक से कैसे आ गया? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी, दोनों ही मैकेनिक्स के अंदर आप लोग इंटरेस्टेड होते हो निकालने में बिहेवियर ऑफ मैटर, जब वो क्या होता है, मोशन के अंदर होता है। अगर आप लोग पढ़ते हो क्लासिकल मैकेनिक्स को, तो वहां पर मैटर कैसा होता है, मैक्रोस्कोपिक स्केल का होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपका मैटर कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्केल का होता है। तो पहले समझते हैं कि आखिर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपके पास कितने टाइप के बैरियर हो सकते हैं और किस टाइप के आपके पास बैरियर होते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास कोई मैक्रोस्कोपिक स्केल का मैटर है, आपके पास यहां पर क्या है, कोई बॉल है। आपने क्या किया, इस बॉल को यहां से पुश किया, तो आपकी बॉल कैसे हो जाएगी, आपके पास यहां पर ट्रांसलेशन मोशन के अंदर यहां पर आपके पास मूव करने लग जाएगी आपकी बॉल, और इस तरीके से कर रही है, मूव कर रही है। अब ये इसी तरीके से मूव करती रहेगी जब तक ये मूव करेगी, जितनी एनर्जी इसके पास है उसके हिसाब से मूव करती रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके सामने कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, अब ये ऑब्स्टेकल अगर अच्छा खासा तगड़ा ऑब्स्टेकल हुआ, हो सकता है कि इसके पास इतनी टेंडेंसी है कि जब वो इससे टकराएगी तो क्या हो जाएगी, वो वापस से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाएगी। तो अगर आपने अच्छा खासा तगड़ा बैरियर यहां पर लगा दिया, अच्छा खासा आपने यहां पर ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो आपका जो बॉल है उसके मोशन के अंदर डिस्टर्बेंस आ गई है। जिस डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहा था, वो क्या हो गया, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑब्स्टेकल कैसा है, उसके हिसाब से ही आपके पार्टिकल की या फिर आपके मैटर की पोजीशन या फिर डायरेक्शन चेंज होने वाली है। अगर यहां पर आपके पास ये बैरियर बहुत छोटा होने वाला, तो क्या होगा, आपके पास बॉल यहां पर आएगी, इससे टकराएगी और हल्की सी क्या हो जाएगी, पास यहां पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि आपके ऑब्स्टेकल के ऊपर से जाके क्या जो आपकी बॉल यहां पर निकल जाए। अगर ये ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, इसको आप लोग इमेजिन भी कर सकते हो। और आपकी बॉल मूव कर रही है, आपने बीच में हाथ लगा दिया, तो बॉल आपके हाथ के टकराएगी और वापस से क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई बहुत छोटा सा ऑब्स्टेकल लगाया, आपकी बॉल यहां पर आएगी, इससे टकराएगी और क्या हो जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी, आपके पास सीधा ही वो मूव करती रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आप लोग ऑब्स्टेकल कैसा यूज कर रहे हो। सेम यही कॉन्सेप्ट आप लोग क्वांटम पार्टिकल के लिए भी यूज कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपके पास यहां पर क्या है, कोई क्वांटम पार्टिकल है और वो ई एनर्जी से इस तरीके से मूव कर रहा है। इसके पास इस टाइम पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहां पर इसका V = 0 है, यानी कि आपका जो पार्टिकल है अभी आपके पास ये क्या है, एकदम फ्री है। इसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पास यहां पर क्या है, इसकी बिल्कुल 0 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर इसके सामने आपने यहां पर कोई बैरियर लगा दिया, कोई पोटेंशियल बैरियर लगा दिया, इसके पास यहां पर क्या है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल है V, तो क्या आपका पार्टिकल जब इस पोटेंशियल से टकराएगा तो क्या वो सीधा निकलेगा या फिर वापस जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ते हो पोटेंशियल बैरियर के टॉपिक के अंदर। तो आपका पार्टिकल यहां से वापस रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और आपका पार्टिकल ट्रांसमिट भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर है, इसका पोटेंशियल कितना है, इसकी आपके पास हाइट कितनी होने वाली, यानी कि इसकी पोटेंशियल कितना होने वाला है, और इसकी विड्थ कितनी होगी, यानी कि कितने डिस्टेंस तक आपने इस पोटेंशियल को लगाया है। तो हाइट से मैटर करता है और आपके पास विड्थ मैटर करती है। हाइट आपके पास क्या होती है कि कितना पोटेंशियल आप लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हो, कितने पोटेंशियल का आपके पास यहां पर क्या है, बैरियर है। विड्थ ये है कि कितने डिस्टेंस तक आपने इस बैरियर को लगाया हुआ है। तो विड्थ के ऊपर डिपेंड करने वाला और आपके पास यहां पर हाइट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो पोटेंशियल बैरियर आपके पास अलग अलग टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। लेकिन बेसिकली आपको ये निकालना है कि आपका पार्टिकल इधर से क्रॉस करके, यानी कि ट्रांसमिटेंस दिखाई है इसने या फिर इसने क्या दिखाई है, रिफ्लेक्टेंस दिखाई है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जब हमने पढ़ा था बीयर-लैमेट लॉ, तो वहां पर हमने देखा था कि जो आपके पास ट्रांसमिटेंस होता है, पास क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास जो क्वांटम पार्टिकल
पार्टिकल है, इसके पास एक वेव नेचर है, तो इसके पास कोई ना कोई क्या होने वाला है, वेव फंक्शन होने वाला है। तो इस रीजन के अंदर भी, फर्स्ट रीजन के अंदर भी आपके पास पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा, इसको मैं क्या बोल देता हूं, psi1 बोल देता हूं। सेम उसी तरीके से अगर ये पार्टिकल आपके पास यहां से क्रॉस कर सेकंड रीजन के अंदर चला जाएगा, तो इस रीजन के अंदर भी आपके पार्टिकल के पास एक क्या होने वाला है, वेव फंक्शन होने वाला, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, psi2 बोलने वाला हूं। अब आपका पार्टिकल इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो डेफिनेटली उसके पास यहां पर क्या होने वाला है, अलग अलग वेव फंक्शन होने वाला है। और अगर मैं इस वेव फंक्शन को निकाल लेता हूं तो आप लोग ये बता पाओगे कि यहां पर ट्रांसमिटेंस हुई है या फिर आपके पास क्या हुई है, रिफ्लेक्टेंस हुई है। तो यहां पर आपको वेव फंक्शंस निकालने पड़ेंगे। अगर आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, आपका पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है, वो इधर मूव कर रहा है, तो इसके पास यहां पर क्या होने वाला है, वेव फंक्शन होने वाला है। अगर ये इधर मूव करेगा तो यहां पर क्या होने वाला है, वेव फंक्शन होने वाला है, साइड डैश बोल देता हूं। अगर इधर मूव करेगा यहां पर क्या होने वाला है, वेव फंक्शन, उसको बोल देता हूं साइड डबल डैश बोल देता हूं। तो अगर मैं यहां पर साई को, साई डैश को और साई डबल डैश को निकाल लेता हूं, तो आप लोग ये बता पाओगे कि ट्रांसमिटेंस कितना हो रहा है और रिफ्लेक्टेंस कितना हो रहा है। कैसे बता पाओगे, क्योंकि आपका ट्रांसमिटेंस क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव होता है। और आपको ये पता है कि इंटेंसिटी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एम्पलीट्यूड के होती है। अगर आप लोग बात कर रहे हो वेव की, तो आप लोग उसे क्या बोलते हो, आपका जो फंक्शन है, आपका जो वेव फंक्शन है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है। और साई से आप लोग क्या रिप्रेजेंट करते हो, प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड ही रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद हम लोग साई का स्क्वायर करके बाकी सब चीजें प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। लेकिन बेसिक बात यह है कि साई आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर तो क्या निकल जाएगा, इंटेंसिटी निकल जाएगा। इंटेंसिटी से आप लोग क्या निकाल सकते हो, ट्रांसमिटेंस निकाल सकते हो। सेम उसी तरीके से आप लोग रिफ्लेक्टेंस भी निकाल सकते हो। आपके पास क्या होने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। तो ये बेसिक तरीका होने वाला है कि किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल बैरियर की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डील करेंगे। आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल है। इसको क्रैम करने की प्लीज कोशिश मत करना, वरना आप लोग एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम कंसेप्ट ऑफ टनलिंग। तो पोटेंशियल बैरियर के अंदर ही आपके पास टनलिंग का एक कंसेप्ट आता है। टनलिंग उसका एक स्पेसिफिक केस होता है। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल बैरियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ टनलिंग ही होता है। टनलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आज इसका बेसिक आइडिया लेने वाले हैं कि आखिर टनलिंग क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम आर स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज, पोटेंशियल बैरियर विद इनफाइनाइट विड्थ एंड पोटेंशियल बैरियर विद फाइनाइट विड्थ। अब आपके पास जो यहाँ पर बैरियर है, जो आप लोग लगा रहे हो ऑब्स्टेकल, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने यहाँ पर क्या किया, जब आपका पार्टिकल यहाँ पर ई एनर्जी से मूव कर रहा है, इसके पास यहाँ पर इस टाइम पे क्या है, v इक्वल टू 0, यानी पास एनर्जी के पास क्या है, पोटेंशियल 0 है, यानी कि आपका पार्टिकल बिल्कुल फ्री है। इसके सामने आपने क्या लगा दिया, पोटेंशियल लगा दिया। इसके पास हाइट क्या है आपके पास, यहाँ पर v इसका पोटेंशियल है, लेकिन इसकी विड्थ क्या है, इनफाइनाइट है। यानी कि अगर आपका पार्टिकल यहाँ से जाएगा तो उसके बाद आपको यही वाला रीजन मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड रीजन ही मिलने वाला है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो आप लोग ऑब्स्टेकल लगा रहे हो, उसके पास यहाँ पर क्या हो, फाइनाइट लेंथ हो। इस लेंथ के बाद आपके पास जो ऑब्स्टेकल लगाया है वो क्या हो गया, आपके पास खत्म हो गया। यानी कि जब वो इस रीजन से निकलेगा, सेकंड से निकलेगा, तो उसके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, कोई नया रीजन होने वाला है। या फिर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि उसके पाथ के अंदर आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, बहुत सारे अलग अलग बैरियर लगा दिए। इसके पास पोटेंशियल क्या है, v1, इसके पास यहाँ पर क्या है, v2, इसके पास यहाँ पर क्या है, v3 है। सबकी यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ लेंथ है। तो बेसिकली आप लोग अपने बैरियर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। पहला आपके पास क्या होने वाला है, फाइनाइट हाइट विद इनफाइनाइट विड्थ। उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसकी हाइट आपके पास यहाँ पर क्या है, फाइनाइट है, और इसकी विड्थ आपके पास यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि फाइनाइट हाइट विद इनफाइनाइट विड्थ। सेकंड केस क्या हो सकता है, फाइनाइट हाइट विद फाइनाइट विड्थ। आपके पास फाइनाइट हाइट है और इसकी विड्थ भी आपके पास यहाँ पर क्या है, फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बैरियर है, और ये बैरियर पोटेंशियल की फॉर्म में लगा रहे हो, इसलिए आप उसको क्या बोलते हो, पोटेंशियल बैरियर बोलते हो। उसके बाद आपके पास ये वाला केस भी हो सकता है, जहां पर आपके पास फाइनाइट हाइट वाले और फाइनाइट विड्थ वाले काफी सारे ऑब्स्टेकल आपने बीच में लगा दिए हो। तो जैसे जैसे आप लोग नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल को बढ़ाओगे, तो आपके पास नंबर ऑफ रीजंस यहां पर क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। फर्स्ट केस के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीजन है, फर्स्ट, और आपके पास यहां पर क्या है, सेकंड रीजन है। जैसे ही आप लोगों ने यहां पर लेकर आए फाइनाइट विड्थ को, तो आपके पास 3 रीजन हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। जैसे ही आप लोगों ने यहां पर अपने बैरियर को इंक्रीज किया, उसके नंबर को इंक्रीज किया, तो आपके पास यहां पर क्या हो गए, बहुत सारे रीजन हो गए। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और आप लोग बैरियर को भी इंक्रीज करते जाओगे। तो बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपका ये वाला सिस्टम काम करता है। इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो भी हमें यहां से समझ में आएगा उसको हम लोग इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर देंगे, उसको हम लोग नीचे वाले सिस्टम के ऊपर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग बाकी को भी बड़े इजीली पढ़ सकते हैं, और इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शंस निकालने हैं कि जो आपका रिफ्लेक्टेंस हो रहा है उसका वेव फंक्शन क्या है, जो आगे निकल रहा है उसका वेव फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ वही निकालने वाले हैं। और वो निकालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि पोटेंशियल बैरियर श्रोडिंगर इक्वेशन की ही क्या आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m विद एनर्जी E impinges, collide, strikes on a potential barrier of finite height v and infinite width at x is equal to 0। आपके पास कोई फ्री पार्टिकल है, ये E
एनर्जी के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसके सामने आपने यहाँ क्या लगा दिया, फाइनाइट लगा दिया। बैरियर के पास क्या है, फाइनाइट हाइट है, लेकिन इसकी विड्थ आपके पास यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है। यानी कि आपके पास जो सेकंड रीजन है ये आपके पास एज इट इज आगे चलता रहेगा। तो आपके पास दो रीजन हो गए, फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया। आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल बैरियर लगा दिया V का। अब यहाँ पर जो आप लोग ये लगा रहे हो पोटेंशियल का V, ये आपके पास जो V है, ये आपके पास जो एनर्जी इसके पास है, इस E से बड़ा भी हो सकता है, इस E से छोटा भी हो सकता है, और इस E के अप्रोक्स बराबर भी हो सकता है। तो तीन केस आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। जब लगाने वाला पोटेंशियल आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी से, अब इसकी एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि आपका पार्टिकल क्रॉस करेगा। जब इसकी एनर्जी इससे बराबर होती है क्या तब क्रॉस करेगा, जब इसकी एनर्जी छोटी होती है क्या तब क्रॉस करेगा। तो अगर मैं समझाना चाहता हूं इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में, आप लोग समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई क्रिकेट की बॉल यहां पर मूव कर रही है और इसके सामने आपने अच्छा खासा बैरियर लगा दिया, मान लेते हैं कि आपके पास जो बॉल है वो इस तरीके से मूव कर रही है, आपने बीच में क्या लगा दिया, हाथ लगा दिया, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो बॉल इससे टकराएगी और वापस से चली जाएगी। वो कभी भी इस हाथ के बीच में से क्रॉस होकर सीधी नहीं जाएगी। अगर आपकी बॉल का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होगा, तो आपकी बॉल यहां से क्रॉस नहीं होगी। लेकिन क्वांटम पार्टिकल के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कोई क्वांटम पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E होती है, अगर इसके सामने आपने कोई ऐसा बैरियर लगाया जिसका V बहुत ज्यादा है, इसका V इतना ज्यादा है कि वो E से क्या है, बहुत ज्यादा है, उस केस के अंदर भी आपका पार्टिकल इस पोटेंशियल को क्रॉस कर सेकंड रीजन के अंदर मिल सकता है। उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होने वाली है इस रीजन के अंदर। इसीलिए बोलते हैं कि क्वांटम पार्टिकल और क्लासिकल पार्टिकल अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्वांटम पार्टिकल के सामने अगर आप लोग उसके ज्यादा एनर्जी का पोटेंशियल बैरियर लगा दोगे तब भी वो उसको क्रॉस करने की टेंडेंसी रखता है। इसी केस को आप लोग क्या बोलते हो, टनलिंग बोलते हो। जब लगाने वाला बैरियर आपके पास ज्यादा होता है इस इंसिडेंट से और तब भी आपके पास ये पार्टिकल क्रॉस करे, आप लोग क्या बोलते हो, टनलिंग बोलते हो। टनलिंग सिर्फ और सिर्फ क्वांटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। क्लासिकल पिक्चर के अंदर आपके पास टनलिंग नहीं आता। यानी कि अगर आपकी बॉल मूव कर रही है, आपने यहां पर बीच में हाथ लगाया है, तो बिल्कुल जीरो प्रोबेबिलिटी कि आपकी बॉल यहां पर हाथ को क्रॉस कर आगे निकल जाएगी। अगर इस बॉल का साइज इस हाथ के कंपेयर में बहुत छोटा होता है तो, यानी कि यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, पोटेंशियल रिलेट कर सकते हो। अगर आपके पास क्वांटम पार्टिकल है, उसके पास E एनर्जी है, अगर आपने इस तरह पोटेंशियल लगा दिया तब भी आपका पार्टिकल जो है वो क्रॉस कर जाएगा। अगर इसके पास पोटेंशियल के पास एनर्जी, इसकी मान लीजिए V आपके पास जो यहां पर है, ये आपके पास E से क्या है, छोटा, यानी कि आपके पास E बड़ा है, तो उस केस के अंदर आपका पार्टिकल सीधा मूव कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन अगर आपका ये V बड़ा होता है, उस केस के अंदर भी आपका पार्टिकल निकल जाता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, टनलिंग बोलते हो। सिर्फ और सिर्फ फिनोमिना क्वांटम पार्टिकल ही दिखाते हैं। तो आपको पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर लिखने वाले श्रोडिंगर इक्वेशन कि आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट रीजन के अंदर, क्या होगी सेकंड रीजन के अंदर, ताकि आप लोग क्या निकाल पाओ, श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से आप लोग उस साई को निकाल पाओ। क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको क्या देने वाला है, फंक्शन को देने वाला है। तो आप लोग साई निकालना चाहते हो फर्स्ट रीजन के अंदर और साई निकालना चाहते हो आप लोग सेकंड रीजन के अंदर। तो आप लोग क्या करो, श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई कर दो फर्स्ट रीजन के अंदर, अप्लाई कर दो उसको सेकंड रीजन के अंदर। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कोरेस्पोंडिंग टू फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगी, उससे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि अगर श्रोडिंगर इक्वेशन होती क्या है, उसका जनरल पैटर्न क्या होता है। बस यहां पर क्या होता है, लाप्लासियन का स्क्वायर होता है इनटू में साई प्लस का 2m अपॉन मैच का स्क्वायर इनटू में E माइनस का V इनटू में साई इज इक्वल टू 0। तो लाप्लासियन का ऑपरेटर यहां पर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। अगर आपका पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन के अंदर आप लोग यहां पर क्या ले रहे हो, 1D का केस ले रहे हो, तो पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, पोटेंशियल बैरियर को पढ़ते हो। पार्टिकल बॉक्स में आपने देखा था कि आपके पास जो V क्या होता है, आपके पास यहां पर 0 होता है, पार्टिकल आपके पास कैसा होता है, फ्री होता है। V 0 क्यों होता है, मैंने एक्सप्लेन किया, हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल बॉक्स मॉडल को पढ़ा था। तो आपको अब यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर लाप्लासियन स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना है और पोटेंशियल की वैल्यू को पुट कर देना है। मैंने यहां पर इसकी वैल्यू को और V इक्वल टू 0 को यहां पर पुट किया, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इनटू में साई 1 प्लस का 2m अपॉन में h का स्क्वायर इनटू में E माइनस का V इनटू में साई 1 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग यहां पर फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हो। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी सेम उसी टाइप की जैसे हम कहां पढ़ रहे थे, पार्टिकल इन बॉक्स को पढ़ते वक्त आपने पढ़ी थी। तो ट्रांसलेशन मोशन को हम लोग वहीं पर डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल बैरियर आप लोग पढ़ने वाले हो ट्रांसलेशन मोशन के लिए। तो जैसे आप लोगों ने सोल्व की थी अपनी इक्वेशन को पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर, सेम हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं। मैंने इसको यहां पर हल्का सा एक्सपेंड किया हुआ है, उसके बाद मैंने यहां पर इस चीज को क्या कह दिया, इसको मैंने k के बराबर कह दिया जैसे मैंने पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर कहा था। तो अगर आपका 2me अपॉन में h कट का स्क्वायर ki के स्क्वायर के बराबर है, तो आप लोग यहां से क्या बोल सकते हो, pi का स्क्वायर अपॉन में h कट के स्क्वायर को इक्वल टू ki का स्क्वायर बोल सकते हो। आप लोग कह रहे हो कि पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को पढ़ते वक्त आपके पास जो पार्टिकल होता है उसके पास v इक्वल टू 0 होती है, यानी कि पोटेंशियल हो गई 0, यानी कि जितनी भी आपके पास एनर्जी होगी वो सारी किसकी फॉर्म के अंदर होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर ही होगी। और काइनेटिक के पास यहां पर क्या होती है, p स्क्वायर का अपॉन में 2m होती है। आप लोग कह रहे हो कि सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि आप लोग क्या बोल सकते हो, इसको E टोटल भी बोल सकते हो। यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, 2me टोटल आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, p स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। और यहां पर भी आपके पास क्या होता है, ये E टोटल ही होता है, यानी कि 2me आपके पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से 2me आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसको यहां पर चेंज कर रहा हूं। एनर्जी आप लोग यहां पर क्या लोगे, फर्स्ट रीजन के लोगे, क्या हो जाएगा पास मोमेंटम फर्स्ट रीजन के अंदर हो जाएगा कि आपके पार्टिकल के पास फर्स्ट रीजन के अंदर कितना मोमेंटम है। तो pi का स्क्वायर अपॉन में h कट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पास यहां पर ki का स्क्वायर हो जाएगा, सब
आप लोग क्या बोल सकते हो कि आपका जो के आई है यानी कि के फर्स्ट आपका ये क्या है पी आई यानी कि पी फर्स्ट डिवाइडेड बाय एच कट के बराबर है। इस फॉर्मूले को आपको यहां पर याद करना है। क्या क्या चीजें आपको यहां से याद करनी है उसके बारे में आपको लास्ट में चार्ट दूंगा, तो आपको बस वो चार्ट याद करना है। पहले आप लोग देख लो कि किस तरीके से आप लोग यहां पर अपने वेव फंक्शन को निकालने वाले हो फर्स्ट रीजन के अंदर और सेकंड रीजन के अंदर। तो आपने यहां पर क्या किया 2me अपॉन में एच, आपने यहां पर क्या बोल दिया कि आई का स्क्वायर बोल दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा पास एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसका सॉल्यूशन आपको पता है, मैंने आपको बताया था पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को पढ़ते हुए। लेकिन वहां पर हमने इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था कि आपके पास सॉल्यूशन कैसा होता है, इसके अंदर आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी होगा और साथ में प्लस एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। प्लस एक्स का मतलब आपके पास क्या होता है कि पार्टिकल आपका इधर की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। माइनस आपके पास क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल है वो कहां मूव कर रहा है, माइनस एक्स के अंदर मूव कर रहा है। यानी कि इस फंक्शन के अंदर आपके पास क्या आने वाला है, आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट आने वाला है और डायरेक्शन भी आपके पास यहां पर आने वाली है। इस सॉल्यूशन को आपने पार्टिकल इन बॉक्स को पढ़ते हुए इग्नोर कर दिया था क्योंकि वहां पर पढ़ते हुए क्या कर रहे थे कि आपके पास बॉक्स था, आपका पार्टिकल यहां पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि आपका पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है या फिर वो इधर की तरफ मूव कर रहा है। और वैसे भी वहां पर बैरियर आपके पास यहां पर क्या था, v इक्वल टू इनफाइनाइट था, यानी कि इस बैरियर के पास आपके पास हाइट क्या थी, इनफाइनाइट हाइट थी। हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनाइट हाइट का बैरियर हम लोग यहां पर लगा रहे हैं। तो अगर आपके पास ये हाइट होती है इनफाइनाइट तो आप लोग यहां पर टनलिंग हो ही नहीं सकती, तो वहां पर आपको डायरेक्शन से कोई मतलब था ही नहीं, इसलिए आपने यहां पर क्या कर दिया था, इसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब आप लोग क्या पढ़ने वाले हो कि आपका पार्टिकल किस रीजन के अंदर मिलने वाला है। अगर आपका पार्टिकल यहां पर इधर से मूव कर रहा है, आपके पास यहां पर क्या बैरियर है, तो वो पार्टिकल इधर की तरफ मूव करने के बाद वापस से मूव करेगा, यानी कि वो प्लस एक्स से क्या माइनस एक्स में होने वाला है, या फिर वो क्रॉस होकर कहां निकल जाएगा, सेकंड रीजन के अंदर निकल जाएगा। तो आपको यहां पर डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी ताकि आप लोग ये निकाल पाओ कि कितने परसेंट ऑफ पार्टिकल आपके पास रिफ्लेक्ट बैक हो गए हैं। यानी कि आप लोग यहां पर क्या लेने वाले हो, इस वाले सॉल्यूशन को लेने वाले हो। आपके पास साई वन क्या हो जाएगा, a इंटू में e रेस टू दी पावर प्लस आयोटा k1 इंटू में x प्लस b इंटू में e रेस टू दी पावर माइनस आयोटा k1 इंटू में x। वन आपके पास यहां पर क्या है, फर्स्ट रीजन को आप लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको पता है कि जो आपका k1 होता है आपके पास क्या होता है, k1 इज इक्वल टू p1 अपॉन में h कट। ये सारी की सारी बातें आपको हर वक्त याद करनी है। तो आपको यहां पर क्या करना है, k1 की वैल्यू को पुट कर देना है। पुट करके बाद क्या बन जाएगा, साई वन इज इक्वल टू a e रेस टू दी पावर प्लस आयोटा p1 x अपॉन में h कट प्लस b इंटू में e रेस टू दी पावर माइनस आयोटा p1 x अपॉन में h कट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन फर्स्ट रीजन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इन फर्स्ट रीजन। जब भी आपका पार्टिकल इस रीजन में होगा तो वो क्या कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, यानी कि मूव कर सकता है, प्लस एक्स के अंदर मूव कर सकता है। अगर वो फर्स्ट रीजन के अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो, यहां पर क्या आ जाएगा, पास माइनस का एक्स आ जाएगा। सेकंड रीजन की बात अभी नहीं करेंगे, बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट रीजन की। तो यहां पर क्या हो गया, पास दो डायरेक्शन पास यहां पर आ गई है, प्लस एक्स भी आ गई, पास यहां क्या आ गई है, माइनस एक्स भी आ गई है। तो रिफ्लेक्ट भी होने वाला है, यानी कि यहां वाला पार्ट भी आपको लेना पड़ेगा और ये वाला पार्ट भी आपको लेना पड़ेगा। तो आपने यहां पर क्या किया, फंक्शन के दोनों ही पार्ट को आपने यहां पर ले लिया है। अब बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड रीजन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास यहां पर ये पार्टिकल है, इसने क्या किया, इस रीजन को यहां पर क्रॉस कर दिया है, तो क्या मूव करने लग जाएगा, इस तरीके से मूव करते हो, क्या बोलते हो, प्लस एक्स बोलते हो। अब आगे टकराने के लिए कुछ है ही नहीं, अब पास बैरियर कहां तक है, इनफिनिट इसकी विड्थ है। अब टकराने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहां से वापस आएगा नहीं, यानी कि अब आप लोग क्या पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस एक्स वाली डायरेक्शन को ही लोगे। आपके पास यहां पर नेगेटिव एक्स वालों इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आगे आपके पास यहां पर कुछ भी है नहीं, यानी कि वापस की डायरेक्शन आप लोग यहां पर नहीं पढ़ने वाले हो। अगर आपके पास जो ऑब्स्टेकल आपने लगाया है, अगर इसके पास क्या होती, कोई ना कोई फाइनाइट क्या होती है, आपके पास यहां पर विड्थ होती, तो आपके पास यहां से निकलता, फिर इससे टकरा, फिर आपके पास यहां क्या होता, वापस से भी आ जाता। तब आप लोग प्लस को भी पढ़ते हैं, आप लोग क्या पढ़ते हैं, माइनस को भी पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपके पास यहां पर इसकी विड्थ क्या है, इनफिनिट है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हो, प्लस एक्स को पढ़ने वाले हो। तो मैंने यहां पर क्या लिया, मैंने यहां पर अपनी इक्वेशन लिखा है सेकंड रीजन के, क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर साई ऑफ सेकंड रीजन प्लस 2m अपॉन में h कट e माइनस का v। इस रीजन के अंदर यानी कि सेकंड रीजन के अंदर आपके पास पोटेंशियल क्या है, v के बराबर है। यहां पर आपके पास पोटेंशियल क्या है, v के बराबर, यानी कि जीरो नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर भी जीरो को पुट नहीं करोगे, v को v ही रहने दोगे। तो मैंने यहां पर क्या किया, v को v ही रहने दिया। उसके बाद मैंने इस पूरे पार्ट को क्या बोल दिया, k2 के बराबर बोल दिया। आपके पास क्या बन जाएगा, k2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू में e माइनस का v अपॉन में h कट का स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा, पास ये बन जाएगा p2 का स्क्वायर अपॉन में h कट का स्क्वायर, जैसे कि आपने पहले केस के अंदर कहा था। बस क्या बन गया, k2 इज इक्वल टू p2 अपॉन में h कट बन गया। आपके पास जो ये टर्म थी v, आपने जीरो को पुट नहीं किया, v को आपने v ही रहने दिया। इसको आपने क्या बोल दिया, इसने आपको बोल दिया k2 का स्क्वायर। तो आपका k2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2m इंटू में e माइनस का v अपॉन में h कट का स्क्वायर इज इक्वल टू p2 का स्क्वायर अपॉन में h कट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पास k2 इंटू में इक्वल टू p2 अपॉन में h कट बन जाएगा। इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। और अगर आप लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर लिख रहे हो e माइनस का v, यानी आपके पास यहां पे क्या है, आपके पास e आपके पास बड़ा होने वाला है v से। अगर आप लोग लिख रहे हो e माइनस का v, दैट मींस आपका e क्या है, बड़ा है v से। अगर आप
आप लोग लिखोगे v माइनस है तो आप लोग किसका मतलब कि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, v आपके पास बड़ा होने वाला है e से, और ये आपके पास क्या होगा, टनलिंग वाला केस होगा, जब आपके पास क्या हो जाए v आपके पास e से बड़ा हो जाए और वो सेकंड रीजन के अंदर आपके पास निकल जाए। टनलिंग को बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं कि आखिर पोटेंशियल बैरियर क्या होने वाला है। तो साइड टर्म्स आपने यहाँ पर लिख दी, उसके बाद क्या लिखने वाले हो, इसका सोल्यूशन लिखने वाले हो। तो साइड टर्म पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, c इंटू में e रेज टू दी पावर प्लस आयोटा k2 इंटू में x प्लस d इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस आयोटा k2 इंटू में x। अब आप लोग बोल रहे हो कि वापस से नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लस में ही आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। तो 0 के बराबर पुट करने से पहले आप लोग क्या कर लो, k2 को पुट कर दो p2 अपॉन मैच कट, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप की। उसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मैंने 0 के बराबर कह दिया, क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करता है ये, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन नेगेटिव x डायरेक्शन इन सेकंड रीजन। लेकिन सेकंड रीजन के अंदर आपका पार्टिकल वापस आएगा ही नहीं, वो सीधा ही मूव करता हुआ निकल जाएगा। तो इसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, 0 बोलने वाले हो। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इन सेकंड रीजन। तो आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पर पॉजिटिव भी आएगा फर्स्ट रीजन के अंदर, नेगेटिव भी आएगा, यहाँ पर पास क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आने वाला है। इससे एनर्जी कितनी है, E है, ये बैरियर कितना पास यहाँ पर V है, इसकी विड्थ कितने पास यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो ये आपके पास केस बन गया, इसको कैसे रीड करना है, फंक्शन आपके पास निकल गए हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर आपके पास अभी कांस्टेंट है, A है, B है और C है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इस A को कैसे निकालने वाले हो, B को कैसे निकालने वाले हो, C को कैसे निकालने वाले हो, D आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अभी ABCD क्या है, तो यहाँ पर इस कोएफिशिएंट आप लोग क्या बोलते हो, ABCD बोलते हो। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि आपके पास A क्या होता है, C क्या होता है, B क्या होता है और D क्या होता है। इसको हमने निकाला था सेम पार्टिकल बॉक्स के अंदर भी, वैसे ही हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, लेकिन D को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक पूरा की पूरा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। यानी कि आपको निकालना पड़ेगा A को, B को और C को। अगर आपको इनको निकालना तो आप लोग क्या यूज करते हो, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हो, जैसे आपने पार्टिकल बॉक्स मॉडल को पढ़ते वक्त किया था। तो अभी तो आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि आपके पास साई 1 क्या होने वाला है, A इंटू में e रेज टू दी पावर प्लस आयोटा p1 x अपॉन h कट प्लस B इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस आयोटा p1 x अपॉन में h कट, और साइड आपके पास क्या हो जाएगा, C इंटू में e रेज टू दी पावर प्लस आयोटा p2 x अपॉन में h कट। तो आपके पास फंक्शन निकले, आपको क्या निकालना है, A निकालना है, B निकालना है, आपको क्या निकालना है, C निकालना है। आपको ये भी पता है कि पास p1 का स्क्वायर क्या होता है, 2me के बराबर होता है, यानी कि p1 आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2me, और यहाँ पास क्या बन जाएगा, p2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में e माइनस का v। ये सारी बातें आपको अभी तक याद करनी है। आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड हो कि साई को निकाल लूं, ताकि आप लोग इस साई से क्या निकाल पाओगे, एम्पलीट्यूड निकाल पाओगे, इससे क्या निकालोगे, इंटेंसिटी निकालोगे, इससे क्या निकालोगे, आप लोग रिफ्लेक्टेंस निकालोगे और ट्रांसमिटेंस निकालोगे। लेकिन अभी तक आपके पास फंक्शन पूरा नहीं आया है, क्योंकि अभी आपको A को भी निकालना है, B को भी निकालना है और C को भी निकालना है। तो इनको निकालने के लिए आपको अप्लाई करने वाली है बाउंड्री कंडीशन। तो पहले मैं आपको याद कराता हूं कि आखिर बाउंड्री कंडीशन आप किस तरीके से याद कर सकते हो। ये इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने की एक ट्रिक आपको याद कर सकते हो। क्योंकि आपके पास जब आपने पढ़ा था पार्टिकल बॉक्स मॉडल, तो आपने वहां पर क्या लिखा था कि जो आपके पास निकल के आया था फंक्शन साई 1 आपके पास जो निकला था फर्स्ट स्टेट के लिए पास क्या निकला था, वो उसका ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का आपके पास ग्राफ आने वाला था। कंडीशन आपके पास क्या थी, x इक्वल टू 0 से आपके पास x इक्वल टू l लेंथ का बॉक्स होने वाला है। बाउंड्री के ऊपर पास यहाँ पर क्या होगा, v इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर क्या होगा, v इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। अंदर पास यहाँ पर क्या होने वाला है, v इक्वल टू 0 होने वाला है, यहाँ पर पास क्या होगा, v इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, v इक्वल टू 0 होने वाला है। अगर आपके पास यहाँ पर पार्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि आपके पास इस रीजन के अंदर और आपके पास इस रीजन के अंदर पार्टिकल कभी भी नहीं मिलेगा। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के अंदर है, पार्टिकल कभी भी यहाँ पर बाहर नहीं है। अगर वो यहाँ पर बाहर नहीं है तो इन दोनों रीजन के पास क्या निकलने वाला है, साई आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पर रीजन डिवाइड करने लगूं, यानी कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट रीजन बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट के अंदर पास यहाँ पर क्या होने वाला है, साई आपके पास यहाँ पर 0 होने वाला है। आपको यहाँ पर कंसीडर करना है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहे हो। यहाँ पास यहाँ पर क्या है, बीच में पोटेंशियल है v इक्वल टू इनफाइनाइट का। तो बेसिकली पास केस क्या बन जाएगा, आपका पार्टिकल यहाँ पर नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, वेव फंक्शन 0 के बराबर है, और यहाँ पे पास क्या है, वेव फंक्शन 0 के बराबर है। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में है, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, साइड 2 के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन जब आपने साई को ड्रॉ किया तो आपके पास फंक्शन क्या निकला, बाउंड्री के ऊपर 0 निकलने लग गया, यानी कि आपके पास जो साई 2 है ये आपके पास बाउंड्री पे क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब बाउंड्री के ऊपर भी 0 है और साई 1 के अंदर भी 0, यानी कि इस रीजन के ऊपर क्या है, 0 है। इसका मतलब इस रीजन के अंदर और बाउंड्री के ऊपर आपके पास क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। यहां भी 0 है, यहां भी क्या था, 0 था, यहां पर 0 आपके पास, यहां पर क्या है, साई 2 है, यहां पर 0 क्या है, साई 1 है। यानी कि आपके पास जो बाउंड्री है इसके ऊपर साई 1 और साई 2 आपके पास यहां पर क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। इसी कंडीशन यूज करने वाले हैं हम लोग। जो बाउंड्री आपके पास यहां पर होने वाली है उसके ऊपर जो आपने साई 1 निकाला है और जो आपने साई 2 निकाला, पास ये क्या है, बराबर है। अगर आपके पास साई बराबर है तो आप लोग यहां पर क्या बोल सकते हो कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी बराबर होने वाला है। तो इन दोनों कंडीशन का यूज करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, उससे हम लोग सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जो अभी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन दी है ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए दी है, ये इसका असली पर्पस नहीं होता। रियलिटी के अंदर आप लोग मैथ्स के अंदर पढ़ते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर डबल डिफरेंशिएशन है। अगर आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके पास वो डबल डिफरेंशिएशन की कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए,
तभी आप लोग उसको सोल्व कर सकते हो। तो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर डायरेक्टली उसको यूज करने वाले हैं, लेकिन उस इक्वेशन का सोल्यूशन कब निकला है, जब आपके पास डबल डिफरेंशियल क्या है, फाइनाइट है। वो फाइनाइट तभी हो सकता है जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है। और आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब वो आपके पास फंक्शन भी क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आपका फंक्शन, यानी कि डेल स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर ऑफ साई, अगर ये इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, जो कि होनी चाहिए क्योंकि आप लोग यहां पर यूज कर रहे हो सॉल्यूशन का, और डबल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन सॉल्यूशन तभी देती है जब आपके पास ये क्या होता है, फाइनाइट होता है। ये फाइनाइट तभी होगा जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि डेल साई अपॉन में डेल आपके पास यहां पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और ये कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब आपके पास क्या हो जाए, साई आपके पास कॉन्टिन्यूस हो जाए। ये इसकी बेसिक ऑपरेशन होती है। और अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो बाउंड्री के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। वहां से हम लोग इस चीज को याद कर रहे हैं, वहां से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, उसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसको हम लोग कहां पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि इसको मैं क्या यूज कर रहा हूं, फंक्शन में कहां से निकाल रहा हूं, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहा हूं। उसको आप लोग कहां पढ़ते हो, मैथ्स के अंदर पढ़ते हो। मैं यहां पर डायरेक्टली यूज करने वाला हूं अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 0 आपके पास जो साई 1 होने वाला है और जो आपके पास यहां पर साई 2 होने वाला है क्या है, सेम है। और साई 1 इज इक्वल टू साई 2 है, तो उसके आप लोग क्या बोल सकते हो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है, टू गेट फाइनाइट साई फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन डेल स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर ऑफ साई मस्ट बी फाइनाइट। ये फाइनाइट आपके पास कब होगा, जब आपके पास डेल अपॉन में डेल साई पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ये कॉन्टिन्यूस आपके पास कब होगा, जब आपके पास साई कॉन्टिन्यूस होता है। आपके पास क्या है, रियल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपको याद करना, आप उसके बाद याद कर लो कि बाउंड्री के ऊपर आपका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। बाकी डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी है नहीं। तो फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपके पास यहां पर क्या आ गई है, दो कंडीशन आ गई। पहली आपके पास यहां पर क्या आई है, साई 1 इज इक्वल टू साई 2। सेकंड आपके पास यहां पर क्या आई है, डेल ऑफ साई 1 अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ साई 2 इज इक्वल टू डेल एक्स। आपके पास यहां पर तीन वेरिएबल है, ए है, बी है और आपके पास सी है। तो आपको तीन वेरिएबल निकालने, तो आपको क्या चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए। कंडीशन आपके पास कितनी आ गई, दो आ गई। तो दो कंडीशन से आप पहले क्या निकाल लो, दो इक्वेशन तो निकाल लो। तो फर्स्ट मैंने यहां पर अप्लाई किया, एट एक्स इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या हो गया, साई 1 इज इक्वल टू साई 2। यहां से आप लोग क्या बोल सकते हो, ए ई रेज टू द पावर 0 प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस का 0 इज इक्वल टू सी ई रेज टू द पावर 0। ये मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। आपका जो फंक्शन है उसकी x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या वैल्यू होगी, उसको मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है। आप लोग फंक्शन के अंदर x को 0 पुट करो, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इतनी मैथमेटिक्स सोल्व नहीं कराऊंगा, हम लोग चल रहे हैं लेक्चर नंबर 41 के ऊपर। तो डिफरेंशियल भी आप लोग इजी वाले में अब नहीं कराने वाला हूं। तो e इसका रेज टू द पावर 0 e रेज टू द पावर माइनस का 0, ये पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन गया पास, a प्लस का b इज इक्वल टू c। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। फिर मैं क्या यूज करने वाला हूं, फ्रॉम सेकंड बाउंड्री कंडीशन पास क्या होती है, डेल साई 1 अपॉन में डेल x इज इक्वल टू डेल साई 2 अपॉन में डेल x। इसको मैं यूज करूंगा, क्या बन जाएगा पास, आपके पास बनने वाली है ये वाली इक्वेशन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको साई 1 को पुट करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसको जरूर करके देखो, जब आप लोग अपने सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी। उसको मैंने इक्वल पुट किया, क्या बन जाएगा, p1 इंटू में a माइनस का p1 इंटू में b इक्वल टू p2 इंटू में c। आपको ये वाली इक्वेशन यहां से याद करनी है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, लेकिन आपके पास वेरिएबल यहां पर कितने हैं, तीन है। आपके पास a भी है, आपके पास b भी है और आपके पास क्या है, c भी है। अगर आपको तीन वेरिएबल निकालने हैं तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए, लेकिन आपके पास इक्वेशन कितनी है, दो है। यानी कि आप लोग दो को तो यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और दो से आपका काम भी चल जाएगा। कैसे चलेगा उसको समझते हैं पहले। यहां पर मान लें पास यहां पर कोई पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पर क्या लगाया, कोई बैरियर लगाया हुआ है, तो आपका पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, टकरा के क्या हो सकता है, वापस भी आ सकता है, या फिर वो क्या करेगा, इसको क्रॉस भी कर सकता है। इसको आप लोग क्या बोल रहे हो, फर्स्ट रीजन बोल रहे हो, आप लोग क्या बोल रहे हो, सेकंड रीजन बोल रहे हो। आपके पास क्या है, प्लस एक्स के अंदर है, आपके पास ये क्या, इसको क्या बोलते हो, प्लस एक्स के अंदर, आप लोग क्या बोलते हो, माइनस एक्स के अंदर बोलते हैं। आप लोग क्या बोल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्लस एक्स के अंदर बोल रहे हो। तो ये आपके पास स्टार्टिंग के अंदर पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी से आप लोग क्या निकालने वाले हो, अपने फंक्शन को निकालने वाले हो। तो स्टार्टिंग के अंदर पार्टिकल तो आपने खुद ही फेंका है, तो अगर आपने खुद ही फेंका है तो आपको पता होगा कि इसकी एनर्जी कितनी है। अगर आपको स्टार्टिंग वाला केस पता है तो यानी कि आपको स्टार्टिंग वाले रीजन के अंदर, यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर आपको अब क्या पता है, सब कुछ पता है। तो अगर आपको प्लस एक्स के अंदर पता है तो प्लस एक्स के कोरेस्पोंडिंग जो आपके पास था कोफिशिएंट, जो के पास यहां पर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। तो इस ए के बारे में तो आपको पता है। तो अब आप लोग क्या कर लो, बी की वैल्यू को और सी की वैल्यू को क्या कर लो, ए के टर्म्स में निकाल लो, क्योंकि ए आपको पता है तो ए की वैल्यू को पुट करके आप लोग यहां पर बी भी निकाल लोगे और सी भी निकाल लोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास यहां पर दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आपको इक्वेशन नंबर 1 को p1 से मल्टीप्लाई करना है, इस साइड भी और इस साइड भी। उसके बाद इस इक्वेशन को और इसको डायरेक्टली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ही करोगे ऐड, आपके पास क्या कट जाएगा, p1 b से आपके पास एक कट जाएगा, माइनस p1 भी कट जाएगा। आप लोग यहां से क्या निकाल पाओगे, c को निकाल पाओगे a की टर्म्स के अंदर। और जो आपका c निकला, बस क्या निकलने वाला है, वो आपके पास c क्या निकलेगा, 2p1a अपॉन में p1 प्लस का p2। मैंने यहां पर सोल्व करके दिखाया भी हुआ है, बाकी आप लोग इसको सोल्व करके खुद देखना किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करने वाले हो। फर्स्ट इक्वेशन को आपको p1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड के अंदर ऐड करना है, बस क्या निकल जाएगा, c इज इक्वल टू 2p1 इंटू में a अपॉन में p1 प्लस का p2। उसके बाद इस c की वैल्यू आप लोग यहां पर कहां पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, क्या निकल जाएगा, c आपके पास b भी निकल जाएगा, क्या निकलेगा, आपके पास निकलेगा p1 माइनस का p2 इंटू में a डिवाइडेड बाय p1 प्लस p2। अब आपको यहां से दोनों फॉर्मूलेस
डायरेक्टली याद करने हैं, आपको डेरिवेशन से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि आपका बी किसके बराबर होने वाला है और आपका सी किसके बराबर होने वाला है, क्योंकि ए के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, वहां से आप लोग बी को भी निकाल लोगे और सी को भी निकाल लोगे, और बी निकल गया और सी निकल गया तो आपका फर्स्ट रीजन के अंदर फंक्शन निकल जाएगा और सेकंड के अंदर भी क्या निकल जाएगा, फंक्शन निकल जाएगा। अब उस फंक्शन से आप लोग कैसे रिफ्लेक्टेंस को निकालने वाले हो, कैसे ट्रांसमिटेंस को निकालने वाले हो, वो सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का वीडियो को शेयर कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।